सुप्रभातम बच्चों, आप सब लोग कैसे हैं। आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और घर पर ध्यानपूर्वक अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज मैं आपको कक्षा 10वीं की जो पाठ्यपुस्तक है हिंदी की क्षितिज पाठ्यपुस्तक के गद्य खंड में, जैसा कि आप जानते हैं उसके दो खंड हैं, गद्य खंड और काव्य खंड। तो गद्य खंड में पाठ संख्या 13 है मेरी पाठ्यपुस्तक के आधार पर, और उस पाठ का नाम है मानवीय करुणा की दिव्य चमक। इसी से रिलेटेड मैं आपको वीडियो प्रेषित कर रहा हूँ। पाठ के जो कठिन शब्द हैं उनका अर्थ बताते हुए, पाठ का जो सार है और उसका अर्थ है वो भी बताते हुए प्रेषित करूँगा। विश्वास करता हूँ कि आप लोग उसको ध्यानपूर्वक देखेंगे, सुनेंगे, पाठ का जो भाव है वो समझने का पूरा प्रयास करेंगे। जैसा कि पाठ का नाम है मानवीय करुणा की दिव्य चमक, रिफ्लेक्शन। मानवीय करुणा, अगर कोई व्यक्ति करुणा से भरा है, उसके अंदर दया भाव हैं, मानवीय गुण विद्यमान हैं, मनुष्य प्राणी की दुख दशा को देख करके दुखी होता है, दूसरों के सुखों को देख करके सुखी होता है। आज के समाज में क्या है, लोग दूसरों के दुखों को देख करके ज़्यादा खुशी महसूस करते हैं। अगर हमारा पड़ोसी है, अगर वो विकास कर रहा है, तरक्की कर रहा है, तो हमें ईर्ष्या होने लगती है कि वो कितनी तरक्की कर रहा है। तो जबकि मानवीय गुण ये है कि हमें दूसरों की प्रगति पर खुशी होना चाहिए, दूसरों के दुख पर दुखी होना चाहिए, और एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए। क्या होना चाहिए? स्वस्थ प्रतिस्पर्धा, कि बिना उसको कुछ नुकसान पहुंचाए हुए और हम भी आगे बढ़ने का प्रयास करें, लेकिन उसकी तरक्की को किसी प्रकार से न रोकें। ये एक ऐसे व्यक्ति, एक ऐसी शख्सियत के बारे में ये जो पाठ लिखा है, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी ने लिखा है, और एक ऐसे शख्सियत के बारे में लिखा है जो विदेश में उनका जन्म हुआ था, बेल्जियम में। तो बेल्जियम में जन्म होने के बावजूद भी उन्होंने अपनी कर्म भूमि को, हमारा जो प्रिय देश है हिंदुस्तान, भारत देश को अपनी कर्म भूमि समझा, और हिंदी, इंग्लिश, फ्रेंच इत्यादि भाषा बोलने वाले उन्होंने हिंदी को अपनी भाषा और अपने विचार व्यक्त करने का माध्यम समझा, माना, और हिंदी में ही उन्होंने यहाँ करके पढ़ाई की, हमारे शास्त्रों का अध्ययन किया। उन्हीं से संबंधित ये पाठ है। थोड़ा सा हम आपको जो हमारे लेखक हैं उनके बारे में बता देते हैं, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी के बारे में। हिंदी की नई कविता के प्रसिद्ध साहित्यकार सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का जन्म वर्ष 1927 में उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में हुआ था। 1927 में कहाँ हुआ था बच्चों? बस्ती जिले में। इलाहाबाद विश्वविद्यालय, उस समय इलाहाबाद उच्च शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। इलाहाबाद से उन्होंने उच्च शिक्षा प्राप्त की। उसके पश्चात कुछ समय इन्होंने अध्यापन कार्य किया, अर्थात पढ़ाया भी। फिर वो आकाशवाणी में सहायक प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हो गए। इन्होंने दिनमान एक समाचार पत्र है, उसके संपादक के रूप में कार्य किया। पराग में संपादक के रूप में कार्य किया। दिनमान में वो उपसंपादक रहे। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना कवि भी हैं, कहानीकार हैं, उपन्यासकार हैं, निबंधकार हैं, नाटककार भी हैं। इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं, इनकी प्रमुख रचनाओं पर ध्यान देंगे। पागल कुत्तों का मसीहा, सोया हुआ जल, ये उनका उपन्यास है। काठ की घंटियाँ, खूंटियों पर टंगे लोग, जंगल का दर्द, कुआनो नदी उनकी कविता संग्रह है। बकरी नाटक है। लाख की नाक, भौं भौं खौं खौं, ये बाल साहित्य है। आदि इन्होंने प्रमुख रचनाएं लिखी। मध्यम वर्गीय जीवन के जो संघर्षमय जीवन है, कुंठा महत्वाकांक्षाओं का भी चित्रण मिलता है। तो लेखक बताते हैं कि
लेखक को ईश्वर से शिकायत थी कि जिस फादर की रगों में सभी व्यक्तियों के लिए मिठास भरे अमृत के अतिरिक्त कुछ नहीं था, ऐसा व्यक्ति जो हमेशा मिठास भरे अमृत जैसे शब्द दूसरों के लिए प्रयोग करते थे, फिर भी उनके शरीर में एक जहरवाद, एक प्रकार की बीमारी, उनके लिए ईश्वर ने जहरवाद, एक तरह का जहरीला फोड़ा का विधान क्यों किया? कभी आश्चर्य में कि जो व्यक्ति इतना सरल हो, सहज हो, अपना देश, अपना घर परिवार छोड़ करके दूसरे के देश में आए और हिंदी जैसी भाषा को अपना वो एक प्रकार से अपनी भाषा चुनी और अपने हमारे देश के लिए एक अमृत जैसा प्यार बरसाया, तो उनके लिए इतना कष्ट क्यों, कष्ट का विधान क्यों? तो फादर ने अपना जीवन प्रभु की आस्था पर और उपासना में बिताया, लेकिन अंतिम समय में उन्हें अत्यधिक शारीरिक यातनाएं सहनी पड़ी। लेखक को पादरी के सफ़ेद चोंगे से ढकी आकृति, उनका गोरा रंग था, पूरे शरीर में जैसे पादरी लोग चोंगा पहने रहते हैं उसी तरह का वो वेश धारण करते थे। गोरा शरीर था, सफ़ेद झाई भूरी दाढ़ी थी, नीले आँखी थी उनकी। कैसी थी आँखें बच्चों? नीली। गले लगाने के आतुर फादर बहुत याद आते हैं। जो कोई भी उनसे मिलता था उनको गले लगा लेते थे, बहुत ही स्नेह प्यार के साथ मिलते थे। वो कभी अगर कोई व्यक्ति उनसे मिल गया या उनसे जो वो भी मिल गए तो वो फिर किसी से भूलते नहीं थे, किसी को भूलते नहीं थे। लेखक को परमिल के वे दिन याद आते हैं जब वे सभी एक पारिवारिक रिश्ते में बंधे हुए थे, जिसके सबसे बड़े सदस्य फादर थे। जब सभी हंसी मजाक करते तो फादर उसमें निर्लिप्त शामिल रहते थे। निर्लिप्त गोष्ठियों में वह गंभीर बहस करते और उनकी रचनाओं पर बेबाक राय देते थे। लेखक तथा उसके मित्रों के घरों में किसी भी उत्सव अथवा संस्कार में बड़े भाई या पुरोहित की तरह खड़े होकर उन्हें आशीषों से भर देते थे। किसी को उनको पता चल जाए कि हमारे मित्र हैं, वो हमारे स्नेही जन हैं, तो उनके यहाँ जा कर के उनके उत्सवों में, उनके कार्यक्रमों में जा कर के आशीर्वाद देते थे। लेखक को अपने बच्चों का वह संस्कार याद आता है जब फादर ने उसके मुख में पहली बार अन्न डाला था। लेखक को उस समय उनकी नीली आंखों में तैरती हुई वात्सल्य की भावना ऐसी लगती है जैसे वह किसी ऊंचाई पर देवदार की छाया में खड़ा हो। जैसे पर्वतों पर हिमालयी क्षेत्र में जो देवदार के वृक्ष हैं, वो हिमालय के और तराई क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के आने वाले झंझावातों को सहते हुए लोगों को छाया देते हैं और सीना ताने खड़े रहते हैं। ऐसे ही हमारे जो फादर कामिल बुल्के थे, ऐसे लोगों के लिए थे। जिस प्रकार से देवदार का वृक्ष हर तरह से मनुष्य के लिए सुखदायी है, ऐसे ही फादर कामिल बुल्के देवदार की वृक्ष की तरह सबको सहजता सरलता से मिलते थे, सबको सुख और शांति प्रदान करते थे। फादर जब बेल्जियम में इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष में थे तब उनके मन में सन्यासी बनने की इच्छा जागी। इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स थे। अब कोई बच्चा इंजीनियरिंग कर रहा हो, पढ़ने में अच्छे हों, फिर भी उनको एकदम से वैराग्य हो गया और कहा कि मैं सन्यासी बनूंगा। उनके मन में इच्छा जागी, जबकि उस समय उनके परिवार में 2 भाई, 1 बहन, माँ और पिता सभी थे, भरा पूरा परिवार था। उनकी जन्मभूमि का नाम था रैम्स चैपल, बेल्जियम में रैम्स चैपल। उन्हें अपनी माँ की बहुत याद आती थी। जब वो यहाँ आ गए तो माँ बहुत याद आती थी। फादर अपने अभिन्न मित्र डॉक्टर रघुवंश को अपनी माँ की चिट्ठियाँ दिखाया करते थे कि देखो मेरी माँ ने मेरे लिए चिट्ठियाँ भेजी हैं, डॉक्टर रघुवंश को। उनका एक भाई वहीं पादरी हो गया था और एक भाई काम करता था। उनके पिता व्यवसायी थे और बहन जिद्दी थी, जिसके विवाह के लिए वह चिंतित रहते थे कि किसी प्रकार से मेरी बहन की शादी हो जाए और अच्छा घर वर मिल जाए। भारत में बस जाने के बाद 2 या 3 बार वह अपने परिवार से मिलने बेल्जियम भी गए थे। यहाँ पर आ गए लेकिन फिर भी परिवार से मिलने वो बेल्जियम गए। इस प्रकार से फादर ने हमारे देश को अपनी कर्मभूमि चुना। जब इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष में थे तो वह धर्मगुरु के पास जाकर बोले कि मैं संन्यास लेना चाहता हूँ।
संन्यास लेने से पहले उन्होंने एक शर्त रखी कि वह भारत जाएंगे, लेकिन सन्यासी बनूंगा, मेरी एक शर्त है कि मैं सन्यासी बन करके भारत जाऊंगा और यहाँ नहीं रहूँगा। उनकी यह शर्त मान ली गई कि ठीक है, वो भारत आ गए। पहले जेसुइट संघ में 2 साल तक पादरियों के बीच रहकर धर्माचार का अध्ययन किया। पादरियों के बीच में रह कर के उन्होंने धर्म से संबंधित बातों का अध्ययन किया। इसके बाद 9 से 10 वर्ष तक दार्जिलिंग में पढ़ाई की। कोलकाता से बीए करने के बाद उन्होंने इलाहाबाद से एमए किया। वहाँ से भी पढ़ाई करने के बाद जो आए थे, लेकिन यहाँ पर उन्होंने धर्म ग्रंथों का अध्ययन किया, अलग से बीए एमए किया। उन दिनों डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा हिंदी विभाग के अध्यक्ष थे। फादर ने वर्ष 1950 में प्रयाग विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में रहकर रामकथा उत्पत्ति और विकास नामक विषय पर शोध किया, थीसिस लिखी। परमिल में उनका अध्याय पढ़े गए। उन्होंने मातरलिंक के प्रसिद्ध नाटक ब्लू बर्ड का यानी नील पंछी के नाम से रूपांतरित भी किया। बाद में वह सेंट जेवियर्स कॉलेज रांची में हिंदी तथा संस्कृत विभाग के विभागाध्यक्ष भी हो गए। इसके बाद वह दिल्ली आए और 47 वर्ष देश में रहकर 73 वर्ष का जीवन जीने के बाद पंचतत्व में विलीन हो गए। तो आज की वीडियो में बच्चों इतना ही। ये कुछ प्रमुख बातें मैंने वीडियो के माध्यम से आप तक भेजने का प्रयास कर रहा हूँ। अपनी पाठ्यपुस्तक से प्रयास से और पढ़िएगा, तो जिससे कि आपको और उनके बारे में अच्छी अच्छी बातें समझ में आ जाएंगी। तो आज के वीडियो में इतनी ही। जय हिंद, जय भारत।